नमस्कार। 10th क्लास ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा है कृषि। उसमें आज हमारा क्वेश्चन है कि जो वैश्वीकरण हुआ है, आज पूरे विश्व के अंदर व्यापार बढ़ रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ रहा है, सभी विश्व के सभी देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सभी देश एक दूसरे के ऊपर अब निर्भर हो चुके हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान बड़ी संख्या में हो रहा है। ये जो वैश्वीकरण, इसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसका हमारे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये व्यापार बढ़ने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये कहता है कि एक तो हमारे जो कृषि का रूप चेंज हो गया। पहले हम निर्वाह कृषि करते थे अपने गुजारे के लिए, आज किसान ज़्यादा उत्पादन कर रहा है ताकि वो उसको बेचे और ज़्यादा लाभ कमा सके। तो बेचते हैं तो वो कौन सी कृषि होगी? व्यापारिक कृषि। यानी कृषि चेंज होगी, अब निर्वाह कृषि नहीं, अब किसान व्यापारिक कृषि करता है, बेचने के लिए फसल बोता है ताकि वो ज़्यादा लाभ कमा सके। पहले किसान पुराने टेक्निक का इस्तेमाल करता था, पुराने हल थे, बैलों से खेती करता था। अब क्या करा, अब तो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। अब तो साल में 2-2, 3-3 फसलें ले रहा है किसान। पहले साल में बड़े स्तर पर एक ही फसल किसान उगाता था, अब तो साल में 2-2, 3-3 फसलें उगा रहा है। अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर रहा है वो, ताकि उत्पादन को बढ़ा सके, उसको अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। अच्छे बीजों का इस्तेमाल कर रहा है। अब किसानों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो चुकी है। जब मुकाबला होता है ना, तब सुधार ज़्यादा होता है। अब एक किसान क्या चाहता है कि मैं दूसरे किसान से ज़्यादा तरक्की करूं, उससे ज़्यादा उत्पादन करूं। तो किसानों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो चुकी है। वैश्वीकरण से हमारे कृषि उत्पादों का विदेशी व्यापार, अब कहता है कि हम जो कृषि उत्पाद हैं, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, फल हैं, अनाज है, इनका हम विदेशों में निर्यात करते हैं, जिससे हमारे देश को विदेशी पूंजी मिलती है, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक मज़दूर ज़्यादा हैं, तो सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं हमें। अब कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण, खेतों में हम देखते हैं कि लगभग सारा काम मशीनों से हो रहा है, हाथों से तो बहुत ही कम काम होता है, ट्रैक्टर आदि का यूज़ हो रहा है, मशीनीकरण हो चुका हम कह सकते हैं। और आजकल कृषि में विविधीकरण भी हो चुका है। पहले तो लोग ज़्यादातर घर में यूज होने वाली खाद्य फसलें उगाते थे, आज तो किसान अनेक प्रकार की फसलें बो रहा है। दाल वाली है, तिलहन वाली है, खाद्य फसलें हैं, फल वाली है, आज तो अनेक प्रकार की फसलें बो रहा है किसान। इसको ही तो फसलों का विविधीकरण कहते हैं। तो ये कहता है सारा वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए, हमने पहले भी पढ़ा था। भी चावल की खेती करनी है तो आपको कैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ चाहिए? तो एक तो अच्छी जलोढ़ मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी चाहिए हमें। दूसरा, थोड़ा सा गर्म जलवायु वाला पौधा है चावल, तो ऊंचे तापमान की 25 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए। चावल की खेती के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब तक ये पकता है तब तक इसकी जड़ें पानी में डूबी होनी चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, तो सिंचाई के और साधन होने चाहिए, नहरें हैं, नलकूप हैं। चावल की खेती के ज़्यादातर काम हम देखते हैं कि अब तो फिर भी मशीनों से होने लगा है, पहले ज़्यादातर काम हाथों से ज़्यादा होता था, तो अच्छे सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चावल उन भागों में ज़्यादा होता है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में चावल ज़्यादा होता है, वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। उसके बाद आगे MCQ क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कृषि कार्यों में कितने लोग लगे हुए हैं? 2/3 लोग भारत में खेती करते हैं, 66% के आसपास। कर्तन दहन प्रणाली को असम, मेघालय, मिजोरम में क्या कहते हैं? झूम खेती। इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये वही कृषि है जो स्थान बदल बदल कर की जाती है। तो मेघालय में उस साइड ये खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इसको झूम खेती कहते हैं। दीपा पामलू झूम, इसको कर्तन दहन प्रणाली, जो ऊपर देखो इसका उल्टा आया है, कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा, भूमि कम,
वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाएगी? रबी तो सर्दियों में बोई जाती है। रबी की फसल के लिए सर्दियों में बोई जाएगी। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान। चावल के उत्पादन में पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज, तो भारत में तो ज्वार, बाजरा, रागी तीनों मोटे अनाज है, तीनों उगाए जाते हैं। ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा बाजरा कर्नाटक में होता है सबसे ज़्यादा, वैसे राजस्थान में भी होता है बाजरा। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दाल का, पहले पढ़ा है हमने। भारत में दाल सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होती है और उपभोक्ता भी हमें दाल के सबसे ज़्यादा। भारत किस पौधे का मूल स्थान है, यानी कि वो पौधा भारत में ही उत्पन्न हुआ है, उसकी जो जड़ है भारत में ही सबसे पहले वो पौधा उगाया गया था, कपास। विनोबा भावे ने भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या कहा? रक्तहीन क्रांति। भूदान का मतलब है भूमि को दान में देना। विनोबा भावे ने ये आंदोलन चलाया था भी जिन लोगों के पास भूमि ज़्यादा हैं वो उन गरीब किसानों को भूमि दान में दे जिनके पास ज़मीन नहीं है। और काफ़ी लोगों ने दी, काफ़ी चेंज आया। इस बदलाव को क्रांति का नाम दिया गया रक्तहीन क्रांति, यानी कि बिना कोई मार काट के एक सिंपल साधारण तरीके से। तो ये पाठ आप करोगे जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, और ये जो 10 MCQ हैं, ये 10 MCQ आप राइट करोगे। ये आज का आपका काम है। धन्यवाद।